हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र में। सामान्य अध्ययन के इस केंद्र में आज से हम लोग पर्यावरण को भी शामिल करेंगे और पर्यावरण को शामिल करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सीटेट और यूपीटेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर इस की तैयारी करेंगे। हम ये देखेंगे कि सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और सीटेट किस तरीके की प्रकृति से प्रश्न पूछ रहा है। साथ ही साथ एनसीईआरटी से संबंधित कुछ ऐसे निचोड़ तथ्य देखेंगे ताकि हम सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर पूरे के पूरे स्कोर कर सकें। सबसे पहले हम लोग परिचय के रूप में बात कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे प्रमुख चीज़ ये होती है कि उसका परिचय क्या होता है, ये ईवीएस कहाँ से निकली है और ये क्यों हमारे जीवन में उपयोगी है और किस तरीके से हम इसको लागू करते हैं प्राथमिक स्तर पर, हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। इस तरीके के टॉपिक को हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम ये चीज़ देखने का प्रयास करेंगे कि हम जो परीक्षाओं की दृष्टि देख रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण अध्ययन है वो राष्ट्रीय पाठचर्या अधिनियम के तहत हमारे जीवन में किस तरीके से उतरा है। ठीक, मुख्यतः अगर देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन राष्ट्रीय पाठचर्या समिति ने 1975 ईस्वी में निर्गत दस्तावेज के तहत 10 वर्षीय स्कूल के जो पाठ्यक्रम होते हैं एक रूपरेखा के रूप में इसमें सिफारिश प्रस्तुत की गई। एकल विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। किसने? ये राष्ट्रीय पाठचर्या समिति ने, जो 1975 ईस्वी में बनी थी। ये 10 ईयर्स स्कूल प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत जो फ्रेमवर्क है, यानी कि जो भी क्रियाएं की जाएंगी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के तौर पर हम पर्यावरण अध्ययन देंगे ताकि बच्चे सुचारू रूप से उसके चीज़ों को समझ पाएं और ये जान सकें कि किस प्रकार से पर्यावरण हमारे जीवन में सहयोगी है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो वह 2 वर्षों में जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2 तक के वर्ष के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं उसको हम पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानेंगे। इसके अंतर्गत प्रकृति और सामाजिक वातावरण दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। फिर जबकि अगर हम बात करें 3 से लेकर 5 तक जो सामाजिक अध्ययन और सामान्य अध्ययन की सामान्य विज्ञान के रूप में जाना जाएगा, वो हमको पर्यावरण अध्ययन के अन्य टॉपिक के माध्यम से देखने को मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक दिया गया है आपको कि 1 वर्ष और 2 वर्ष में, यानी कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो पर्यावरण अध्ययन शुरू की जाएगी वो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण को ध्यान में रख के की जाएगी। उसके पश्चात अगर हम बात करें कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए जो शिक्षा प्रणाली होगी उसके अंतर्गत सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान, यानी कि सामान्य विज्ञान जो होता है उसके अंतर्गत हम इसको रख के पढ़ेंगे। ईवीएस को 2 पार्ट में विभक्त करके पढ़ सकते हैं हम लोग। कैसे? नंबर 1 कक्षा 1 से लेकर 2 तक, यानी पर्यावरण अध्ययन के रूप में इसमें प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक जो सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि पर्यावरण को कितने भागों में विभक्त करके प्राथमिक स्तर में पढ़ा जाता है। ये सीटेट में क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं। तो हम कहेंगे कक्षा 1 और कक्षा 2 में, कक्षा 1 होती है प्राथमिक, कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण का जो अध्ययन करना होता है वो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में है। ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण, ये आपको तथ्य के रूप में दे दिया जाएगा और फिर आपको सटीक आंसर करना होगा। फिर उसमें दिया जाएगा कि 3 से लेकर 5 वर्ष तक में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के रूप में किस विषय को पढ़ा जाता है, तो आप टिक करेंगे कि हम पर्यावरण अध्ययन को या ईवीएस को पढ़ते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा समिति या नीति के बारे में, तो किस तरीके से ये प्रभावशाली रही है देश में शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं हम शिक्षा पर्यावरण की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 1988 ने भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षा के ऐसे दृष्टिकोण को प्रस्तुत किए हैं जो मानवीय रूप से बहुत ही जीवन में एक ऐसी अभिशीलता को बनाए रखता है जो वास्तव में ये गरिमा को बनाता है कि बच्चों को किस लिए इसको पढ़ना चाहिए। एनसीएफ की बात करते हैं हम और राष्ट्रीय पाठचर्या की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होती है नेशनल पॉलिसी है 1986 ईस्वी में, उसने कहा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 1988 के तहत प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण की जो अध्ययन समिति है, पर्यावरण की जो अध्ययन शिक्षा प्रणाली है वो यही है कि इसको निम्न स्तर पर, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सम्मिलित किया जाए और बच्चों को सही तरीके से ज्ञान प्रस्तुत कराया जाए।
अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 की, तो उन्होंने भी सिफारिश की थी कि पर्यावरण को एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। यानी कि जिस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों में रख के पढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि विज्ञान का कुछ क्षेत्र है तो हम विज्ञान में पढ़ लेते हैं, भौतिक विज्ञान का कोई क्षेत्र है तो भौतिक विज्ञान में पढ़ लेते हैं, जीव विज्ञान का कोई क्षेत्र है तो जीव विज्ञान में पढ़ लेते हैं, समाज का कोई तत्व है तो हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसको पर्यावरण के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। तो एनसीएफ के माध्यम से, एनसीएफ 2000 के माध्यम से उन्होंने यह सिफारिश की कि जब भी कोई पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए या फिर पर्यावरण से संबंधित कोई एकीकृत किया जाए तो प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से लेकर 5 तक में विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के अलग अलग विषय न पढ़ाए जाए, कि विज्ञान अलग पढ़ाई जा रही है, सामाजिक विज्ञान अलग पढ़ाई जा रही है। इन सभी चीज़ों को सामान्य रूप से एक कर दिया गया और पर्यावरण अध्ययन के तहत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक कर दिया गया। तो ये मुख्यतः देखा जाए तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किसके तहत सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन और विज्ञान को एक किया गया। तो आप सीधे सीधे इसका आंसर कर सकते हैं कि एनसीएफ 2000 के तहत की सिफारिश के तहत सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय को पर्यावरण के अंतर्गत रखकर पढ़ाने का प्रयास किया जाने लगा। अगर हम बात करें एनसीएफ 2000 की जो सिफारिश थी उसके अंतर्गत ये बताया गया कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग ना पढ़ाकर पर्यावरण के माध्यम से एक साथ पढ़ाया जाए। वर्तमान में जो एनसीएफ 2005 लागू की गई है उसमें यह बताया गया है कि एनसीएफ 5 के तहत कि पर्यावरण के अंतर्गत अगर हम किसी चीज़ को अध्ययन करते हैं तो उसकी दृष्टिगोचर ये होना चाहिए कि निरंतरता जब किसी चीज़ में बनाए रखी जाए तो समान रूप से ये देखने को मिलता है कि जो एकीकृत दृष्टिकोण होता है उसको निरंतरता आगे बढ़ाने से वो मजबूत हो जाती है और समान रूप से उसका परिचय हम सभी को मिलता है। अर्थात हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि एनसीएफ 2005 के तहत पर्यावरण अध्ययन को बढ़ावा दिया गया और ये कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन के तहत हम उन विषयों को भी टच कर सकते हैं जिनके अंतर्गत हम अलग अलग विषयों का परिचय देते हैं, जैसे विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया। जिस तरीके से छोटे बच्चों में हम अलग अलग विषयों की पद्धति को रखें और कहें कि आपको विज्ञान विषय अलग पढ़ना है और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन अलग करना है तो बच्चों में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। यदि अगर हम उनसे कहें कि आपको पर्यावरण की एक विषय की किताब पढ़नी है, उसमें कुछ सामाजिक तत्व और कुछ विज्ञान के तत्व और कुछ जीव विज्ञान के तत्व, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि साइंस और आर्ट्स दोनों को मिलाने के बाद जो भी चीज़ें थोड़ी सी कंप्लीट होती हैं, जो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर दी जानी चाहिए, वो पूरी क्रियाएं किसमें देखने को मिलती हैं? हमारी एनसीएफ 2000 की सिफारिश के तहत और 2005 की एनसीएफ सिफारिश के तहत कि पर्यावरण अध्ययन को इस तरीके से हमको बच्चों को पढ़ाना है ताकि वो विज्ञान के प्रति भी अपनी जागरूकता रख सकें और सामाजिक विज्ञान के प्रति भी अपनी जागरूकता रख सकें। ठीक, अगर हम पर्यावरण के अर्थ के बारे में बात करते हैं तो सिंपल सा इसका ही एक अर्थ निकलता है सामने कि पर्यावरण वह बाहरी वातावरण है जिसके चारों ओर हमारे जो घिरा हुआ है। अगर हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास का जो भी वातावरण है वो जो हम जिससे हम घिरे हुए हैं उसको हम वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। ठीक, भौतिक दशाओं में हो चाहे वो हमारे चारों तरफ की कोई भी क्रियाएं हों जो हम महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो लेकिन अगर हम ये देखें कि शाब्दिक अर्थ के रूप में बात करें तो हमारे चारों ओर घिरा हुआ जो भी वातावरण है वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं कि पर्यावरण की परिभाषाएं किस तरीके से निकाली जाती हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव यह है कि पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया क्यों जाता है। प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण को इसलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चों में किताबों का बोझ कम हो जाए और साथ ही साथ ये देखने को मिले कि बच्चे उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर पाएं। रुचि कैसे उत्पन्न करना है? विज्ञान विषय के रूप में, ठीक, सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में। इस प्रकार की जो क्रियाएं अगर कराई जाए और किसी एक किताब में रखी जाए तो उसमें कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो ललायक होंगे, बच्चे उसको पसंद करेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगर हम इसकी संकल्पना की बात करते हैं तो पर्यावरण की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा अलग तरीके से देखने को मिलता है अगर हम एनसीईआरटी और एनसीएफ के माध्यम से बात करें तो। ठीक, जैसे पॉइंट भी इसमें कुछ दिए गए हैं, इसको हम पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना सिद्ध होती है। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों को पता लगाना और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना पर्यावरण की मुख्य उद्देश्य माना जाता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह की क्रियाएं करने को मिलती हैं कि प्राकृतिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, सांस्कृतिक वातावरण, यानी कि सभी चीज़ों को अगर हम किसी एक पुस्तक के रूप में पिरो दें, एक माला के रूप में पिरो दें तो बच्चे उसको सही तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और उनको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से वातावरण चल रहा है और हमारा समाज किस तरीके से है।
अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करना, कि मंदिरों का चित्र बना दिया तो धार्मिक संस्थाओं के बारे में, प्राकृतिक चित्र बना दिया गया तो वातावरण के बारे में, और विज्ञान से संबंधित कोई चित्र बना दिया गया तो वैज्ञानिक रूप से वो बच्चे की प्रकृति में परिवर्तन होता है। तो ये पर्यावरण की अध्ययन की जो संकल्पना है कुल मिला के बच्चों के सर्वांगीण विकास करने के लिए है। इसमें भौतिक जीवन, जैव सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं और समाज की प्राप्ति की ओर जो अग्रसित करने वाली प्रणाली होती है उसको आगे बढ़ाया जाता है। और पर्यावरण हमको ये नॉलेज देता है, पर्यावरण हमको ये ज्ञान देता है, हमको ये क्रियाएं सिखाता है कि बच्चे किस तरीके से उसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं। चित्रों के माध्यम से हो सकते हैं, समझ विकसित करना है। मान लेते हैं कि किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि मंदिर क्या होती है तो उसको मंदिर का चित्र दिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर जाएंगे तो इनको श्रद्धा मिलेगी, उनकी पूजा करेंगे तो क्रियाएं इनकी अलग तरीके से होंगी। तो हम लोग धार्मिक या सांस्कृतिक चीज़ों को हम पर्यावरण के माध्यम से जोड़ सकते हैं, समझा सकते हैं। प्रकृति के बारे में अगर आपको कुछ बताना है तो प्रकृति द्वारा कुछ जन्मित जैसे झरने हो गए, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, नदी हो गए, इनके फिगर बता के दिखा के बच्चों को ये बता सकते हैं कि प्रकृति का निर्माण इस तरीके से होता है और ये क्रियाएं होती है, ताकि बच्चे उसके प्रति रुचि उत्पन्न कर सकें। ठीक है, अगर हम बात करें उसकी सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु को उत्पन्न करना तो मुख्यतः ये देखने को मिलता है कि समाज में जो क्रियाएं चल रही हैं, निरंतरता चल रही हैं, उससे बच्चे अनभिज्ञ होते हैं और उनके ऊपर कहानी के रूप से उसकी पर्यावरण की किताबों पे अगर डाल दिया जाए और बच्चों को समझाया जाए, जिस तरीके से हम लोग महापुरुषों की कहानी पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हम किसी महान वीर की कहानी पढ़ते हैं और बच्चों को ये बताते हैं और बच्चे उसको रटते हैं और साथ में उसकी तरीके बनने का प्रयास करते हैं, तो ये मुख्यतः ये देखने को मिलता है कि पर्यावरण किस तरीके से बच्चे के जीवन में कारगर साबित हो रहा है। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, पर्यावरण की कौन कौन सी क्रियाएं हैं, बच्चों के अंदर इसकी जागरूकता को विकसित किस तरीके से किया जा सकता है, ये सभी चीज़ों को समझना और एक किताब के रूप में प्रोत्साहित करना और बच्चों को ये समझाना कि आपको ये विषय पढ़ने हैं, समाज के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है, ठीक, प्राणी के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है, दुनिया किस तरीके से चल रही है, इसके अंदर आप कैसे अपनी समझ को उत्पन्न कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमको पर्यावरण के अध्ययन के अंदर करनी है और ये पर्यावरण की क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित होता है। अगर हम बात करें बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणात्मक कौशल की बात करें तो बुनियादी तौर पे एक बच्चा जब संज्ञान होता है उसको कुछ पता नहीं होता है तो हमको ये जानना होता है कि बच्चों को किस तरीके से सिखाया जा सकता है, वो किस तरीके से वो क्रिया कर सकता है, उसका अवलोकन करना, उसका वर्गीकरण करना, उसका अनुमान लगाना और ये देखना कि हम एक गतिविधि को किस तरीके से किसी दूसरे व्यक्तियों की गतिविधियों में सम्मिलित कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि देश में जो भक्ति की भावना होती है, राष्ट्रवाद की भावना होती है, उसका विकास हम बच्चों के अंदर किस प्रकार से कर पा रहे हैं। अगर वो सही तरीके से करने में सक्षम होते हैं तो यथार्थ तौर से वो बच्चा क्या करेगा, आगे चल के देश के लिए काम आने वाला है। तो पर्यावरण का अध्ययन यही मतलब, पर्यावरण का तात्पर्य यही होता है कि हमको बच्चों को किस तरीके से उसके जीवन में समाज को, धर्म को, विज्ञान को, सामाजिक विज्ञान को किस तरीके से घुसा देना है ताकि वो अच्छे तरीके से समझ पाए कि हमको हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग विभेद हो गया, उत्पीड़न मुद्दे हो गए, प्रदूषण हो गया, अनैतिक व्यवहार हो गया, मूर्त घटनाएं हो गई, ये सभी चीज़ें इससे बच्चों को रूबरू कराना है और किस तरीके से करा सकते हैं, ये पर्यावरण अध्ययन है। और जितने सरल तरीके से आप करा पाएंगे वास्तव में जीवन उसी शैली में आगे चलेगा उस बच्चे का। बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी क्रिया को करने के लिए, उसकी योग्यता को बनाने के लिए, समान न्याय दिलाने के लिए, मानव की गरिमा को बनाने के लिए, अधिकार को स्थापित करने के लिए और संबंधित मुद्दों को हल करने की समझ जो सक्षम क्रियाएं हैं उसको बताने के लिए बच्चों को हम तैयार करते हैं। किसके माध्यम से? पर्यावरण के माध्यम से। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000 ने ये कहा कि सामाजिक विज्ञान के तहत और विज्ञान के तहत जो मोटिवेशनल टॉपिक हैं, यानी कि ऐसे प्रकरण जो जीवन की शीलता को समझा पाए, जीवन की धारा को समझा पाए, उनको हम पर्यावरण के अंतर्गत रखें ताकि समान रूप से वो आगे बढ़ सके और जीवन को जीने में, उसकी क्रिया करने में सभी प्रकार के बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान से लेकर अनंत ज्ञान तक की प्राप्ति हो सके। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बच्चों को बताना कि हम अपने पर्यावरण को किस तरीके से बचा सकते हैं और हमको अगर जीवन जीना है, पूरी जिंदगी सही तरीके से बितानी है, भविष्य में किसी प्रकार की कोई क्रिया या फिर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना से बचना है, तो हमको पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार करना है, प्रदूषण क्या है, उसके समाधान कैसे करने हैं, ये बताना है। ये सारी क्रियाओं का
अध्ययन जो भी करना है उसको हम निम्न प्रकार से समझ पाते हैं। किस प्रकार से समझ पाते हैं? जिस तरीके से समझाना है बच्चे उसकी क्रियाओं को समझ पाएँ, उसको अपने जीवन में उतार पाएँ, अपने स्तर को बना पाएँ, साथ ही पर्यावरण को सुरक्षा में ला पाएँ। ये सभी क्रियाएं हमको पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत देखने को मिलती है और ये सभी क्रियाएं हमको कक्षा 1 से लेकर 2 तक में और 3 से लेकर 5 तक की क्रियाओं के अंदर बच्चों को समझा देना है, ताकि भविष्य में जाए आगे बच्चे तो सही तरीके से वो क्रियाएं कर पाएँ। ठीक, पर्यावरण को किस प्रकार से हानि हो रही है ये समझाना, किस प्रकार से उसको लाभ प्राप्त हो रहा है ये बताना, और बच्चों की अच्छी आदतों का विकास करना, पर्यावरण की अध्ययन किस प्रकार से जरूरी है ये सभी चीज़ें बताना किसका है, ये इसकी संकल्पना के अंतर्गत आता है, इसकी अवधारणा के अंतर्गत आता है। हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का मेन मोटिव यही होता है कि बच्चों को किस तरीके से जीवन जीना है और समाज में किस तरीके से अपना अस्तित्व बनाना है और दूसरे के अस्तित्व को किस तरीके से बचाना है, ये सभी ज्ञान हमको देना है। और ये सभी ज्ञान हम अलग अलग पुस्तकों में देंगे तो बच्चों को बोझ लगेगा। इसलिए एनसीएफ ने और शिक्षा नीति ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या किया ये कि सभी चीज़ों को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के नाम से डाल दिया और एक पुस्तक चला दी कक्षा 1 से लेकर 2 तक के लिए, उसके बाद 2 से लेकर 3 से लेकर 5 तक के लिए, ताकि सामान्य रूप से बच्चों को सभी ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक, पर्यावरण अध्ययन के विषय को किस प्रकार से हम कर सकते हैं? जैसे मुख्यतः देखा जाए तो ये बाल केंद्रित होता है। बाल केंद्रित होने के कारण बच्चों को ध्यान में रखकर ये क्रियाएं की जाती है। कोई भी चीज की क्रियाएं हैं वो बच्चों को ध्यान में रख के करना है। मुख्यतः इसमें 6 विषयों को समावेश किया जाता है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, इसका अध्ययन करना है और इसी अध्ययन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि पर्यावरण के अंदर किस किस चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिवार और मित्र की। इसमें संबंध के बारे में, पशु के बारे में, पौधों के बारे में, काम और खेल के बारे में, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। और देश में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं, देश राज्य हैं, उसके अंतर्गत किस प्रकार से पर्यावरण एक राज्य को प्रभावित करती है, राज्यों की विभिन्नता कैसे सिद्ध होती है, खान पान कैसे सिद्ध होते हैं, इन सभी चीजों को हम इसके अंदर व्याख्यान रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी चीज है भोजन है, फिर उसके बाद है आश्रय, फिर है पानी, फिर है यात्रा, फिर चीज़ों को हम करते हैं और बनाते हैं किस प्रकार से, इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। किसके अंतर्गत? अपने इस पूरे पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से हम अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं। हमारा जीवन प्रारंभ होता है परिवार से, मित्र से, उनकी क्रियाओं से, फिर हम विद्यालय पहुंचते हैं, फिर हम जिस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते चलेंगे उसी तरीके से हमारा अध्ययन भी सिद्ध होता चलेगा। ठीक, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये देखने को हमको मिलता है कि एनसीएफ जो हमारा ये पाठचर्या लिखाया गया है, ये 3 वर्षीय स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत लागू किया गया था और इसके अंतर्गत 1975 ईस्वी की नीतिगत दस्तावेज के अंतर्गत लागू किया गया। फिर इसमें नई संशोधन के माध्यम से, नई शिक्षा नीति के माध्यम से, एनसीएफ के माध्यम से इसमें निश्चित तौर पे यह कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा प्रक्रिया है उसको हम पर्यावरण के रूप में शामिल करेंगे और पर्यावरण के रूप में हम सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के विषयों को भी शामिल करेंगे ताकि सामान्य रूप से ये क्रियाएँ हो सकें। धन्यवाद। मिलते